Welcome guys, this is Current Affairs Funda and today we will discuss the LIC AO इंश्योरेंस क्वेश्चंस। ओके, जो भी आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस LIC AO में आ सकते हैं, आज हम उनका डीप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, डीप एनालिसिस। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जो हमारा एजेंडा है टुडे एजेंडा इज़ दैट इज़ इंश्योरेंस टर्म्स को बताना। एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, सो बेसिकली इस वीडियो में हम दो हिस्सों में हमने इस वीडियो को तोड़ा है। फर्स्ट पार्ट वुड बी द इंश्योरेंस टर्म्स एंड सेकेंड वुड बी MCQ। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमारे होंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि जो इंश्योरेंस की अगर बात आती है तो एक ऐसी कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो भारत में इंश्योरेंस को मैनेज करती है। ठीक है, तो उसका नाम है IRDAI। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये IRDAI एक एज अ इंश्योरेंस अम्बुड्समैन की तरह काम करता है। ठीक है, इंश्योरेंस अम्बुड्समैन। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो सबसे पहले उस पर जो पूरा पकड़ बनाना होगा, दैट इज़ द वर्क ऑफ IRDAI। कोई अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका फ्रॉड करती है और आपकी प्रीमियम पॉलिसी नहीं देती है व्हाटएवर, तो आप IRDAI में अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं। IRDAI ही आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो किसी भी इंश्योरेंस को अप्रूवल देती है कि वो इंश्योरेंस मार्केट में आएगा या नहीं आएगा। और इसके चेयरमैन जो हैं ये हैं TS विजयन। ठीक है, TS विजयन इज़ द चेयरमैन ऑफ IRDAI। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस से रिगार्डिंग कुछ टर्म्स की जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहला टर्म्स है इंश्योरर वर्सेस इंश्योर्ड एंड प्रीमियम मीनिंग। So the question can be asked in your exam like what do you understand by the insurer, or what do you understand by the insured or premium। क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रीमियम क्या होता है, इंश्योरर क्या होता है, इंश्योर्ड क्या होता है। तो इन दिस डेफिनेशन आई विल कवर ऑल दीज थ्री थिंग्स। एन इंश्योरर और इंश्योरेंस कैरियर, ठीक है, इज सेलिंग द इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरर क्या होता है, जो बंदा आपको इंश्योरेंस सेल करता है, ठीक है, वो उस बंदे को हम लोग कहते हैं इंश्योरर। ठीक है, एंड द इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर, जो इंश्योर्ड होता है और पॉलिसी होल्डर ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, पॉलिसी होल्डर दैट इज इंश्योरर, ओके, पार्डन, पॉलिसी होल्डर दैट इज इंश्योर्ड, एंड इंश्योरर ये होता है इंश्योरेंस कैरियर। ठीक है, जो इंश्योरेंस आपको सेल करता है ये वो हुआ, और इंश्योर्ड जो होता है जो पॉलिसी होल्डर जो उस इंश्योरेंस को अवेल करता है। ठीक है, और प्रीमियम क्या होता है कि प्रीमियम होता है द अमाउंट ऑफ मनी टू बी चार्ज्ड फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज इज कॉल्ड द प्रीमियम। जो भी हम चार्ज देते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, उसको हम कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, ये बेसिकली टर्म्स हैं जो हमारा यूज़ होंगी। सो हमने अलग से भी इंश्योर्ड को डिफाइन करा है, एंटिटी और अ प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट इंश्योर्ड पेरिल्स। ये मीनिंग है, इसको अभी हम नेक्स्ट में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी एक एंटिटी या प्रॉपर्टी जो होती है वो कवर्ड होती है अंडर इंश्योरेंस। ठीक है, पॉलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर वो कवर्ड होती है, और एंटिटी और प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, उसको हम कहते हैं इंश्योर्ड। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं इंश्योर्ड पेरिल्स की। ठीक है, सो गाइस सी, insured perils is specific source of loss that is such as death or fire or liability loss to cover which an insurance policy is issued, that is called the insured perils। you know what I mean। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि किसी भी स्पेसिफिक सोर्स से लॉस होता है, जैसे कि अगर आग जलने से हो गया कोई लॉस, ठीक है, तो उसके एवज में जो भी हमें इंश्योरेंस पॉलिसी हमें इशू करती है उसको हम लोग कहते हैं इंश्योर्ड पेरिल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द होल लाइफ पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड द WLP। ठीक है, WLP इज नोन एज
whole life policy. So a whole life insurance policy covers a policy holder over his life. जो हमारी WLP होती है, होल लाइफ पॉलिसी, वो पूरी लाइफ कवर करती है, जैसा कि इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग. द मेन फीचर ऑफ होल लाइफ पॉलिसी इज़ दैट द वैलिडिटी ऑफ द पॉलिसी इज़ नॉट डिफाइंड. इसकी जो वैलिडिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, एक तरह से आप कह सकते हैं अनलिमिटेड होल लाइफ पॉलिसी की. सो द इंडिविजुअल इंजॉय द लाइफ कवर थ्रू आउट हिज लाइफ. इसलिए जो इसका कवर होता है, जो रिस्क है, वो थ्रू आउट द लाइफ आप इंजॉय कर सकते हैं. द पॉलिसी होल्डर पेज रेगुलर प्रीमियम अंटिल हिज डेथ. ठीक है, पॉलिसी होल्डर जो है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो उसको कवर कर प्रीमियम पे करता है. ठीक है, और इसीलिए उसको लाइफ टाइम वो एंजॉय भी करता है इस पॉलिसी का. अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक टर्म्स बार बार आपके MCQs में आता है, ULIP. इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म है. ULIP का बेसिकली क्या मतलब होता है? ठीक है, तो ULIP एक स्कीम है, इंश्योरेंस टाइप है, अ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. ये फुल फॉर्म है. द फुल फॉर्म ऑफ ULIP दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इज अ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस companies that, unlike a pure insurance policy, gives investors both insurance and investment under a single integrated plan. ठीक है, ULIP में क्या होता है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्लान है. इसके अंदर में आपको दो चीज़ें दी जाती हैं, इंश्योरेंस प्लस आपको इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए की पॉलिसी कराई, तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको कितना थ्रूपुट मिलेगा जब मैच्योर हो जाएगी पॉलिसी आपकी. ठीक है, और ये इसमें क्या क्या कवर होगा, तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. नाउ गाइस, मूव फॉर द सम मोर पॉइंट्स दैट आई हैव मेड फॉर यू. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्चुअरी. एक्चुअरी का क्या मतलब होता है इंश्योरेंस की टर्म्स में? ठीक है, एक्चुअरी का बेसिकली क्या मतलब होता है इंश्योरेंस टर्म्स में? अ पर्सन विद एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स who helps in risk assessment and estimation of premiums etc. for an insurance business is called an actuary. You know what I mean? Actually insurance actuary का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक वेल प्रोफिशिएंट कोई भी पर्सन है जो आपके इंश्योरेंस और रिस्क असेसमेंट्स में, इंश्योरेंस कैलकुलेशन और रिस्क असेसमेंट्स में आपकी हेल्प करता है. तो आप उस टर्म या उस पर्सन को क्या करेंगे? एक्चुअरी. ठीक है, एक्चुअरी पर्सन या एक्चुअरी, उस प्रोसेस को एक्चुअरी कहते हैं. ठीक है, अगर उसका एक्सपर्टाइज है इकोनॉमिक्स में और वो आपकी रिस्क असेसमेंट एंड एस्टिमेशन ऑफ प्रीमियम्स में, कि आपने अगर एक पॉलिसी ली है तो आपका प्रीमियम जो है वो 3 पार्ट्स में जाएगा, कितना जाएगा, आपको थ्रूपुट कितना मिलेगा, 5 साल के बाद रिस्क कवर क्या होगा, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो एक्चुअली एक टेक्निकल इंश्योरेंस की टर्म्स है जिसको हम वेल प्रोफिशिएंस कहते हैं, जिसको इंश्योरेंस की बहुत सारी असेसमेंट एंड कैलकुलेशन पावर होती है. एंड नाउ गाइस, नेक्स्ट दैट इज इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन. ये एक लाइन लिखी होती है जिसका मतलब क्या होता है एक्चुअली? इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन. इसका मतलब गाइस बेसिकली ये होता है कि मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन. इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है? एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है विच वायर हैज़ टू आस्क फॉर, इट कैन नॉट बी सोल्ड. ये बेसिकली LIC की एक लाइन है. इसका मतलब होता है कि इंश्योरेंस जो है वो कभी भी ज़बरदस्ती आपको सोल्ड नहीं किया जाता है. ठीक है, समझ रहे हैं? आप खुद जाते हैं तब आप जाके इसको खरीद लेते हैं. ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम को. हाँ, इसका प्रमोशन ज़रूर किया जाता है. ठीक है, कि आप लेंगे तो आपको ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, समथिंग लाइक दैट. लेकिन जैसा कि लिखा हुआ है, इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन. इसमें प्रोडक्ट इट कैन नॉट बी सोल्ड. ठीक है, वायर्स हैज़ टू आस्क फॉर. जो खरीदने वाला होता है वो खुद पूछता है, ये कभी किसी को ज़बरदस्ती बेचा नहीं जा सकता. ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चर्निंग इन इंश्योरेंस? अगर एक टर्म है चर्निंग, उसका क्या मतलब होता है इंश्योरेंस सेक्टर में?
Excessively trading in a client's account is an effort to generate commissions. ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस सेल करने वाला बंदा है, ठीक है, ये बंदा एक इंश्योरेंस सेल करता है और इसने सेकेंड पर्सन को इंश्योरेंस सेल किया, तो अगर जो भी ये कमीशन जनरेट करता है, ठीक है, अपने एफर्ट्स के रिगार्डिंग अपने क्लाइंट से, तो इस प्रोसेस में एक टर्म यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड द चर्निंग. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं गैस MCQ की तरफ कि किस किस टाइप के इंश्योरेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं. सो कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके आएंगे, जिनको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द LIC का जो सेंट्रल ऑफिस है वो हमारा कहाँ पर है? कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, पुणे, मुंबई. ये मुंबई में है. ठीक है, मुंबई इज़ द राइट आंसर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द नेम ऑफ एन इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये इसमें से कौन सी ऐसी स्कीम नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द नेम ऑफ एन इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना होगा जनश्री बीमा योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है. कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही स्कीम है. और शिक्षा सहयोग योजना, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही स्कीम लॉन्च की थी. वर्षा बीमा योजना, ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम नहीं है. ठीक है, और लास्ट है नेशनल सेविंग स्कीम प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही स्कीम है. तो जैसा मैंने बताया आपको कि वर्षा बीमा योजना ये जो है स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम नहीं है. तो ये एक्चुअली एक एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने ये स्कीम लॉन्च की थी, और ये बेसिकली रेनफॉल के लिए स्कीम लॉन्च हुई थी. ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स नहीं है. ओके गाइस, सो मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस दैट इज शी. द LIC Corporation of India has how many zonal offices in India? LIC के जोनल, अब अगर आप LIC AAO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बेसिकली आपको इसके जोन पता होने चाहिए, कितने जोनल में इसको डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं LIC को 8 जोन्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो आपका डायरेक्ट आंसर दैट विल बी 8 जोन. ओके, एंड गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लेट मी स्क्रॉल डाउन फॉर द बेस्ट विजिबिलिटी. ओके, good. So she, as per the news published in various newspapers, the LIC policies may become paperless in the near future. Okay, what is the actually means of that? Actually, if the LIC policies become paperless, so definitely it will depend on the electronically dependency. Okay, so see the options. The first option that is LIC will not insure any person hereafter as it has already reached its peak. ऐसा कुछ नहीं है. Second, that is LIC will not ask for any documents from a person who wishes to purchase an insurance policy. ऐसा भी नहीं है. LIC आपकी KYC ज़रूर लेगा अगर वो आपको कोई भी प्रीमियम, अगर कोई भी इंश्योरेंस स्कीम आप उसकी परचेस करते हैं. थर्ड ऑप्शन कहता है ऑल पॉलिसीज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड पॉलिसी सर्टिफिकेट्स विल हैंसफोर्थ बी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स एंड नॉट इन देयर प्रेजेंट फिजिकल. दैट इज़ द वेरी राइट आंसर. ओके, दिस इज़ द वेरी राइट आंसर. लाइक जो भी आपकी पॉलिसीज़ और डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में अवेलेबल होंगे. एंड वी डोंट नीड टू रीड 4th and 5th ऑप्शन बिकॉज वी हैव गॉट द best answer here. So guys, move for the next question that is the punchline advertisement of which of the following organization is जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. तो ये LIC की पंचलाइन है, जिंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी. ये पंच लाइन है, ये आपको टैग लाइन है, आपको याद रखनी. दैट इज़ द टैग लाइन ऑफ LIC. सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज राइट इट्स पंच लाइन इन द एडवर्टीजमेंट
इंश्योरेंस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। जैसा मैंने आपको अभी ऊपर डिस्क्रिप्शन में बताया है कि इंश्योरेंस कैन नॉट बी सोल्ड, इट हैज़ ऑलवेज आस्क्ड बाय द बायर। ठीक है, बायर को ही पूछना पड़ता है इंश्योरेंस के बारे में, और ये इट कैन नॉट बी सोल्ड, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। सो ये किसकी पंचलाइन है? ये है LIC। ठीक है, LIC ही ऐसा लिखता है। सो गाइस मूव फॉर द नेक्स्ट segment. Next question, that is, if an organization wishes to venture into insurance business, it has to obtain a license first from which of the following? अगर कोई भी इंश्योरेंस बिजनेस मार्केट में आना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लाइसेंस कहाँ से लेना होगा? अभी मैंने आपको बताया कि एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर को ऑथराइजेशन देता है। तो डेफिनेटली आप देखिए इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये नहीं आंसर होगा क्योंकि दिस इज़ नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी, इट्स एन एसोसिएशन। एंड सेकेंड इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक अन्य अतिरिक्त ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है सिक्योरिटी, जो हमारी मार्केट होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड और जो शेयर मार्केट होता है उसको ये प्रमोट करता है। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, ये कमेटी है, ऐसा नहीं होता है इसमें। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड द IRDAI। IRDAI में ही उसको रजिस्टर्ड होना होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पेरेंट कंपनी ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस। ठीक है, जो NIA है, न्यू इंडिया एश्योरेंस, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो इसकी पेरेंट कंपनी LIC नहीं है, GIC, दैट इज़ द राइट आंसर। GIC ही इसकी पेरेंट कंपनी है। पहले GIC के नाम से चलता था, लेकिन इसकी ब्रांचेस को हमने डाइवर्सिफाई किया, फिर हमें न्यू इंडिया एश्योरेंस भी मिला। और GIC की फुल फॉर्म होती है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप नोट डाउन कर लिए, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ GIC। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। दैट इज द न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ये 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था, किसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड हुआ था? ठीक है, तो ये GD बिरला, जमुना लाल बजाज, कमलपत सिंघानिया एंड नन ऑफ दीज। सो दोराब टाटा जी थे, उन्होंने ही इसकी मील का पत्थर रखा था 1919 में। इनका नाम है दोराब टाटा। ठीक है, सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया? ठीक है, जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन सी है? ठीक है, इंडिया में ICICI लैम्बर्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये नॉन लाइफ नहीं है। नॉन लाइफ का मतलब होता है कि ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो डील करती हो अन्य चीज़ों से सिवाय लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर। ठीक है, तो पहले तो आपको फिल्टर ये करना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस सेल नहीं करती है। ठीक है, विच कंपनी डज नॉट वर्क विद लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको ये सर्च करना है। ICICI ये करती है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ये भी लाइफ इंश्योरेंस में करती है काम, जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये भी करती है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL। ठीक है, इसको बोलते हैं NICL, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है ये। ठीक है, GOI के द्वारा। तो ये कंपनी जो है लाइफ इंश्योरेंस में कोई नहीं करती है, कुछ भी काम इसका, सारा के सारे काम इसके होते हैं नॉन लाइफ। जैसे कि व्हीकल, आपको व्हीकल का इंश्योरेंस कराना हो, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी है उसका आपको इंश्योरेंस कराना है, उसमें ये डील करती है। ये लाइफ के किसी भी टाइप के प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करती है। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस companies was launched with NABARD as one of its promoter with 30% stake in it। ठीक है, नाबार्ड के साथ में ऐसी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने अपना
प्रमोट लॉन्च किया है 30% स्टेक के साथ में, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये नाबार्ड के साथ में 30% स्टेक होल्डर के साथ में अपना इंश्योरेंस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टर्म्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टर्म्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस बिजनेस। तो हम इसमें देखते हैं आर्चीव्स, डोनेशन, एक्चुअरी, क्वेस्ट एंड ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो इंश्योरेंस बिजनेस के साथ लगता है? तो मैंने आपको अभी एक्चुअली के बारे में ऊपर बताया था, वेल प्रोफिशिएंट इन इकोनॉमिक्स एंड हु कैन कैलकुलेट द प्रीमियम्स ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअरी। ये एक्चुअरी टर्म्स होती है, तो ये हमारी इंश्योरेंस से रिलेटेड है। बाकी क्वेस्ट, डोनेशन, आर्चीव्स ये सारी हमारी नहीं है इंश्योरेंस की टर्म्स, ठीक है। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इंश्योरेंस इज। अभी आपको स्पेसिफाई करना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस का क्या बेसिकली मतलब क्या होता है, बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? इंश्योरेंस कलेक्टिव बीयरिंग ऑफ रिस्क। सेकेंड दैट इज इंश्योरेंस पेइंग फॉर अदर्स मिस्टेक, दैट इज नॉट। एंड इंश्योरेंस टेकिंग फ्रॉम ए टू पे बी, ऐसा भी नहीं है कि इंश्योरेंस में अगर हम इस पर्सन से पैसे ले रहे हैं तो बी को पे कर रहे हैं, दैट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस। एंड द पॉइंट नंबर 4 दैट इज इंश्योरेंस इज इक्वल्स टू दैट इज द पेइंग फॉर समथिंग विच विल नेवर हैपन, ऐसा भी नहीं है। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि कलेक्टिव बीयरिंग ऑफ रिस्क। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, all the financial activities are done through bearing of risk, even including the banking transactions also, ठीक है। जो भी अगर आप बैंक में अगर हैं तो डेफिनेटली दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिस्क। जहाँ पर मनी की टर्म्स में ट्रांजेक्शन हो रहा है, डेफिनेटली रिस्क टर्म वहाँ आ जाएगी, अगर मनी की टर्म्स में ट्रांजेक्शन जहाँ भी होगा, ठीक है। तो द राइट आंसर दैट इज इंश्योरेंस इज इक्वल टू कलेक्टिव बीयरिंग ऑफ रिस्क। फर्स्ट इज द राइट आंसर। Let me scroll guys, the question is really very big. Okay, see, this is a very important question as per the perspective of banking exams and like LICAO, or actually this term is the bank term. Okay, what do you understand by the बैंक का एश्योरेंस? बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक का एश्योरेंस का मतलब क्या होता है। जब कोई भी बैंक, ठीक है, इंश्योरेंस को सेल करती है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इसके इंश्योरेंस को सेल करना है, ठीक है, किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बैंक एश्योरेंस, ठीक है। ये तो बेसिकली डेफिनेशन हुई। अब देखते हैं विच ऑप्शन इज द बेस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट। सी फर्स्ट वन, इट इज़ एन अरेंजमेंट वेयर बाई द ब्रांचेस ऑफ अ बैंक सेल डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो भी लिखा हुआ है, दैट इज द टर्म विच आई एक्सप्लेन। एंड द ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज इट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट डेवलप्ड टू लॉन्च बाय द बैंक्स in which the risk of the high value customers are covered for and losses to their property and or life through an insurance cover, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है? इट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय सम बैंक्स, बैंकों का तो प्रोडक्ट लॉन्च करा हुआ है ही नहीं, ये एक्चुअली बैंक का इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट को बैंक लॉन्च करेंगी, दैट इज़ द होल थ्योरी। So what will be the answer? Only first is the best appropriate answer. So C, first is the right answer. Now move for the guys second. That is, in insurance policies we always find a date which is date of maturity. इसका मतलब क्या होता है? डेट ऑफ मैच्योरिटी। बेसिकली मैं आपको बता दूं, डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है। अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस आपने बॉट किया है, ठीक है, कहीं से आपने इंश्योरेंस कोई ख़रीदा है, तो जब वो
कंप्लीट उसकी सारे प्रीमियम्स आपके डन हो जाएंगे जिस डेट में, सपोज करिए आपने 1 मार्च को 2016 को 15 को खरीद लिया, ठीक है। अब ये आपका 5 साल बाद होना है 1 मार्च 2020 को, ठीक है। तो ये जो लास्ट डेट होगी ना, इस डेट को आप कहेंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी। इस दिन आपको इसका मैच्योर्ड अमाउंट मिलेगा जो भी होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं दिस इज द डेट ऑन विच द पॉलिसी वाज सोल्ड टू द कस्टमर्स पर्सन इंश्योर्ड, ठीक है। एंड सेकेंड देखते हैं दिस इज द डेट ऑन विच द पॉलिसी होल्डर विल हैव टू सबमिट हिज हर क्लेम सीकिंग द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी, अदरवाइज द कंपनी विल नॉट मेक एनी पेमेंट टू हिम और हर। Super wrong, both the option are wrong. And point number third, that is this is the date on which the contract between the person and insurance company will come to the end. This is a basic definition of date of maturity that they given in point number 3. So the right answer, that is 3. See guys, which of the following types of companies organizations issues ULIP, ठीक है। जो ULIPs होती हैं, अनलिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं, वो कौन कौन इशू कर सकता है? तो ये केवल इंश्योरेंस कंपनी ही इशू कर सकती हैं, बैंक्स नहीं कर सकती हैं। नाबार्ड बैंक एक्चुअली नहीं कर सकती हैं क्योंकि बैंक्स केवल बैंक का इंश्योरेंस ही बेचती हैं, ठीक है। उसके अलावा बैंक्स केवल फाइनेंशियल डील करती हैं अपने कस्टमर्स के साथ में, एंड दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ULIP, यू नो व्हाट आई मीन। सो नाबार्ड ये रीजनल रूरल बैंक जो हमारी ग्रामीण बैंक्स होती हैं उनको डील करती है, इसलिए ये भी नहीं सेल कर सकती। RBI, दिस इज़ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ऑल द बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो। सो ULIP ये भी डील नहीं करा जाता है। ऑल ऑफ द एबव ये तो होगा ही नहीं। सो द आंसर वुड बी फर्स्ट, दैट इज इंश्योरेंस कंपनीज। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ULIP, ठीक है। तो आपने देखा ULIP का अगर आपको बेसिक पता है, ठीक है, तो आप इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप इसको एक्जैक्टली कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज यूनिट होल्डर्स चूज बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड गारंटी फॉर ऑल यूनिट वैल्यूज, यूनिट्स मे बी परचेज्ड बाय द payment of single premium or via regular premium payments, and ULIP policy structure is transparent with regards to insurance expenses complaints, ठीक है। तो the right answer, that is number 2, life insurance provide guarantee for all unit values, ठीक है। ये ही ULIP के लिए एक बेस्ट टर्म है, बाकी सारे गलत टर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज। आई टोल्ड यू इन माई वेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज IRDAI. So don't waste your time and waste the option, that is second option. IRDAI is the right answer. See guys, next question. That is a contract that places payment of an agreed upon amount to the person or his or nominee on happening of an event covered against is technically known as. अगर कभी भी किसी को कुछ हो जाता है तो जो रिस्क कवर होता है वो किसको मिलता है? अगर पर्सन A ने अपना इंश्योरेंस कराया और उसने अपने नॉमिनी को बना दिया पर्सन B को, ठीक है। अब सपोज करिए पर्सन A को कुछ हो गया, ठीक है, तो इस चीज़ का जो भी इंश्योरेंस कवर होगा वो मिलेगा B को, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। सी गाइस द फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट्स। एक्चुअली इफ यू नो द सम इंश्योरेंस टर्म्स देन कैन यूजली मार्क अप द राइट आंसर्स ऑन द बेसिकली MCQ क्वेश्चंस, ओके। सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन, that is, as we know the government is paying much attention to microfinance. microfinance का मतलब क्या होता है? लघु उद्योग, ठीक है। जो हमारे माइक्रो मिनी सिस्टम्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लघु। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ माइक्रो फिनांस, ठीक है। माइक्रो फिनांस का मतलब क्या होता है? बेसिकली इंश्योरेंस फॉर लाइफ ये नहीं होता है,
इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स ये भी नहीं होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ये आपको एक नई टर्म है, मैं आपको बताऊंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, मिनिमम 5 से 6 लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और ये इस ग्रुप को कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी या बैंक लोन देती है, ठीक है। तो जब ये लोन देती है तो उससे ये अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, आप लोग पापड़ भी खाते होंगे, लिज्जत पापड़, ठीक है। लिज्जत पापड़ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। दिस इज़ अ वेरी बिग प्रोडक्शन, ओके। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल प्रोडक्शन सेंटर, दैट इज़ अ वेरी बिग प्रोडक्शन सेंटर originating from the self help group. Now move for the next question. That is, which of the following insurance plan is not launched by the LIC? ऐसा कौन सा इंश्योरेंस प्लान है इसमें जो हमारा LIC इशू नहीं करता है, ठीक है। तो पहला है जीवन अभया। जीवन अभया प्लान ये आपका LIC इशू करता है, ठीक है। सेकेंड है लाइफ महालाइफ गोल्ड प्लान। चाइल्ड कैरियर प्लान ये भी LIC के द्वारा इशू किया जाता है। चाइल्ड फ्यूचर प्लान ये भी LIC इशू करता है। जीवन सरल प्लान ये भी LIC इशू करता है। तो गैस जैसे कि ये बचा हुआ है ना लाइफ महालाइफ गोल्ड प्लान, ठीक है, ये नहीं इशू करता है। ये इशू करता है टाटा AIA का ये प्लान है, ठीक है। ये लाइफ इंश्योरेंस है जो कि ये टाटा AIA करता है, ठीक है। तो ये LIC के अंदर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज्ड इन द वर्ड ऑफ फिनांस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस? ऐसी कौन सी टर्म है जो फिनांस में, बैंकिंग में और इंश्योरेंस में यूज़ नहीं होती है, ठीक है। ये है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है जैसे हमारा ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, ये इंक्रीमेंट होता है। अब अगर हम इस पॉइंट में हैं, अगर हम ऐसे ऐसे जाके नीचे आ जाते हैं, डाउनफॉल होता है, तो इसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एमनेस्टी। थर्ड है हार्ड करेंसी, ये तो फाइनेंशियल टर्म है, पहले भी फाइनेंशियल इंश्योरेंस और बैंकिंग टर्म है। प्रेफरेंशियल शेयर ये भी आपके शेयर से रिलेटेड टर्म है, इट अंडरगोज द बैंकिंग सेक्टर। एंड सिंकिंग फंड भी आपका बैंकिंग सेक्टर में है। तो आपका एक टर्म बचता है एमनेस्टी, ठीक है। ये आपका किसी भी फील्ड से रिलेट नहीं करता है, फिनांस, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ठीक है। तो एक्चुअली एक ये टेक्निकल टर्म होती है जिसका बेसिकली मतलब होता है ग्रांट ऑफिशियल पार्डन, ठीक है। ग्रांट ऑफिशियल पार्डन, ठीक है, बेसिकली यही इसका मतलब होता है। एन ऑफिशियल पार्डन हु इज कन्विक्टेड फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस, दैट इज नोन एज द एमनेस्टी, ओके। सो ओनली यू हैव टू आंसर द ऑड वन, ओके। सो गाइस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज yeah, see, how many maximum children from a family are covered under शिक्षा सहयोग योजना लॉन्च बाय द LIC? LIC की एक योजना है शिक्षा सहयोग योजना, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में SSY, ठीक है। उसमें हमारे कितने मैक्सिमम, अधिक से अधिक बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है 2 ओनली, ठीक है। तो आपको यूनिट याद रखनी है, 2 लोग ही केवल इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च इन द ईयर 2000 बाय द LIC रिप्लेस्ड सोशल सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स, दैट इज SSIGS एंड रूरल ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स RGLIS, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये बताना है ऐसी कौन सी स्कीम जो है 2000 में लॉन्च हुई थी, जिसने LIC की स्कीम थी, जिसने रिप्लेस कर दिया था SSIGS को और RGLIS को। SSIGS की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स, और नेक्स्ट है रूरल ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स को। इसको जो है किसने रिप्लेस किया था? जनश्री बीमा योजना, भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा योजना, एंड ऑप्शन डी दैट इज राज राजेश्वरी महिला कल्याण योजना। नेक्स्ट दैट इज नन ऑफ द एबव। सो जनश्री बीमा योजना इज द राइट आंसर। ये बीमा योजना आई थी 2000 में, ठीक है, मैं आपको बता दूं 2000 में ये आई थी, और इसने 2 स्कीम्स को रिप्लेस किया था। पहली स्कीम आपकी थी SSIGS, सेकेंड स्कीम आपकी थी RGLIS। इसकी फुल फॉर्म है, ये मैंने आप ऊपर लिखी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा,
Okay, so now move for the next segment, that is set of questions. See, which of the following scheme was launched by the LIC to provide life insurance protection, periodical lump sum survival benefit and pension to the agricultural workers in India? ठीक है, ऐसी कौन सी स्कीम है जो LIC के द्वारा बनाई गई है और जो periodical lump sum survival benefit and pensions देगी किसको? एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन इंडिया. तो ये है KSSSY. इस स्कीम को हम लोग कहते हैं कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना. ठीक है, ये LIC के द्वारा बनाई गई है, स्कीम्स पावर्ड बाय द LIC. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर द इंश्योरेंस विच कैन नॉट बियर बाय देम टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज ट्रांसफर करती है इंश्योरेंस को विच कैन नॉट बी बियर बाय देम टू विच ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट इज TPAs. TPAs ये होते हैं थर्ड पार्टी हमारे इंश्योरेंस काइंड ऑफ होते हैं. बैंक का इंश्योरेंस जो बैंक इंश्योरेंस सेल करता है, री इंश्योरेंस और एक्चुरीज. ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है? री इंश्योरेंसेस को लिए. ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं NGO. ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, लेकिन ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं. किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए. ठीक है, और कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं. ठीक है, नॉन प्रॉफिट भी होते हैं. ठीक है, नॉन प्रॉफिट भी होते हैं. ठीक है, NGOs होते हैं वो नॉन प्रॉफिट होते हैं, प्लस ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं. तो द क्वेश्चन इज द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज NGOs हेल्प द इंश्योरेंस इंडस्ट्री मेनली. ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को हेल्प करता है किस किस चीज़ों में? ठीक है, लिंकिंग थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, ड्राफ्टिंग न्यू रेगुलेशंस, लिंकिंग बायर्स एंड सेलर्स. तो आप देख सकते हैं कि NGO जब सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है तो डेफिनेटली ये बायर्स और सेलर्स के बीच में लिंकिंग के लिए प्रमोट करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि अगर आप सर्विसेज को यूज़ करेंगे देन यू विल डायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम इंश्योरेंस सेक्टर. ओके, सो नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स इनटू इंश्योरेंस कंपनीज इज रिस्ट्रिक्ट टू व्हाट परसेंट. ओके, सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली डेटा है, सो दैट इज़ 26%. ओके, सो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक डेटा है, दैट इज़ 26% है, ये रिस्ट्रिक्टेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन विच एस्पेक्ट्स चर्निंग इज़ बैड. ठीक है, चर्निंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चर्निंग में क्या होता है कि कोई भी ए पर्सन है, अगर वो अपने क्लाइंट, ठीक है, उससे कोई भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है, जो भी अपनी वर्किंग करने के बाद में, दैट इज़ कॉल्ड द चर्निंग. तो किस किन मामलों में चर्निंग बैड होती है? द फर्स्ट वन दैट इज एजेंट्स अर्न लोअर कमीशंस और चर्निंग, दिस इज नॉट द आंसर. Second is policy holders suffer due to the surrender charges and benefit. This is the right answer. Actually, churning directly correlated with policy holders. Okay, so when the policy holder suffers due to surrender charges and benefits, then churning is bad. Okay, so churning इसलिए गलत होती है. Now move for the next questions. Few questions are remaining, guys. See, the first question that is, what is the maximum time in which the insurer should settle a claim when all the documents are submitted. ठीक है, जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सेटलमेंट आपके हो जाते हैं सबमिटेड, तो आप कब इंश्योरेंस अपना क्लेम कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं 5 डेज़ में, 10 डेज़ में, 30 डेज़ में. 30 डेज़ इसकी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है. ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अ मिसिंग पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी डेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ मिसिंग. अगर पर्सन एक्स ने अपना इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, उसका लाइफ इंश्योरेंस है, उसका एक नॉमिनी भी है, ठीक है, अब पर्सन एक्स जो है ये लापता हो गया, ठीक है, ये गायब हो गया.
गायब होने के बाद में अब ये नॉमिनी जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, कहेगा पर्सन एक्स लापता है और ये डेथ इसकी हो चुकी है, अब आप ऐसा करिए इसका जो भी प्रीमियम पैसा है वो हमें दे दीजिए। तो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो कब तक वेट करती है, वो इवन 7 साल तक तो वेट करती है कि वो वापस आ सकता है, या इवन वो जिंदा है या उसका कहीं कोई सुराग मिल सकता है। 7 साल के बाद में वो उसको डेड कंसीडर कर लेती है। ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनीज का क्राइटेरिया है गाइस। नाउ गाइस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज next is an insurer advertises through daily newspaper, what type of marketing is। ठीक है, अगर कोई भी इंश्योरेंस सेल करने वाला बंदा है, ठीक है, अगर वो डायरेक्टली रोज़ रोज़ आपके उसमें आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे, क्रॉस सेलिंग कहेंगे, पॉलिसी सेलिंग कहेंगे, सॉलिसिटेशन ऑफ पॉलिसी कहेंगे, इंश्योरेंस सेलिंग कहेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना सॉलिसिटेशन ऑफ पॉलिसी ये इंश्योरेंस की टेक्निकल टर्म है, जब भी आपको दिखे डेफिनेटली दिस वुड बी द आंसर। एक्चुअली द मीन ऑफ दिस टर्म इज एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी कैन प्रमोट देयर प्रोडक्ट, ओके, they can promote but they cannot force to you to buy this product, okay, it cannot be sold, it can be promote, okay, it's your choice that you are going to buy this product, okay, this is all about the solicitation of policy. So this marketing is called the solicitation of policy if you have seen any kind of ad in newspaper, okay, अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई भी ऐड दिखता है इंश्योरेंस से रिलेटेड तो ये जो स्ट्रेटजी है दैट इज़ कॉल्ड द सॉलिसिटेशन ऑफ पॉलिसी, यू नो व्हाट आई मीन। सो नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज MWP। MWP, ठीक है, MWP, if the policy is endorsed under MWP then the beneficiaries are wife and MWP के अंतर्गत अगर कोई भी पॉलिसी इंडोर्स्ड होती है तो बेनिफिशरीज कौन कौन हो सकते हैं, वाइफ और एक्स वाइफ, चिल्ड्रन, मदर एंड पेरेंट्स, डेफिनेटली चिल्ड्रन, मदर प्लस चिल्ड्रन, दिस इज द कॉम्बिनेशन व्हेन एनी पॉलिसी इज इंडोर्स्ड अंडर द MWP, ओके। सी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, next question, that is how is complaint to be launched with an insurance ombudsman। इंश्योरेंस ombudsman का मतलब होता है इंश्योरेंस लोकपाल, ठीक है, जो भी आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है, डिस्प्यूट्स, तो उनको कौन डील करेगा, इंश्योरेंस ombudsman। इंश्योरेंस ombudsman है कौन, IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच डील्स विद इंश्योरेंस ओनली, ठीक है। अगर आपका बैंकिंग से कोई डिस्प्यूट होगा तो ये नहीं करेगा IRDAI, ठीक है, अगर आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो ये करेगा। इसके मोड क्या हो सकते हैं, अगर आप हाउ इज़ कंप्लेंट टू बी लॉन्च्ड, कैसे आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, द मोड दैट वुड बी मेड फेस टू फेस। गाइस फेस टू फेस कोई भी काम नहीं होता है, सो लीव इट। मेड इन राइटिंग, मेड इन राइटिंग मतलब अगर आपने कोई एक प्रोफार्मा, बैल प्रोफार्मा जो भी आपको वहाँ से मिला, आपने उसमें लिख के लिखित में दिया, दैट विल डेफिनेटली कंसीडर एंड दिस इज़ द राइट आंसर। सो सेकेंड इज़ द राइट